नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। आज मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा क्षेत्र के कायमपुर में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। साथ ही आगर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी सभा की। मंदसौर के कयामपुर में सीएम शिवराज सिंह का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। सीएम शिवराज सिंह ने मंच पर घुटनों के बल बैठकर जनता को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। सीएम शिवराज ने सुहासरा और आगर दोनों सभाओं में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। ये कहा कि 2018 के चुनाव में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे, बस कुछ सीटों पर पीछे रह गए थे। जनता और कार्यकर्ताओं से कहा कि कमल के निशान पर आपका एक एक वोट मामा शिवराज सिंह को मिलने वाला है। आपके एक एक वोट से प्रधानमंत्री मोदी सशक्त होने वाले हैं। अभिनंदन है आपका। मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम कर और कार्यकर्ता। तो आज मेरे दिल में आ रहा है, क्योंकि मैं दिमाग से कम राजनीति करता हूं, मैं तो दिल से करता हूं। आज मेरा दिल कह रहा है कि शिवराज यहां बैठ के शीश झुका के तू मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम कर और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे। हमें उम्मीद थी कि 15 साल बाद आए हैं तो शायद थोड़ा बहुत ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे, वादे निभाएंगे, वचन पूरा करेंगे। लेकिन मेरे कार्यकर्ता बहन और भाई को कहते हुए तकलीफ होती है, मध्य प्रदेश को पहली बार दलालों का अड्डा बना दिया तो कांग्रेस और कमलनाथ ने बनाया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भाजपा प्रत्याशी और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के पक्ष में मतदान की अपील की। कमल सिंह ने मीडिया से उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने में प्रदेश को बर्बाद कर दिया, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने 7.5 करोड़ जनता का भरोसा जीता। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के अलावा कहीं विकास नहीं किया। आने वाले दिनों में कांग्रेसी बेरोजगार होने वाले हैं। कमलनाथ जीतू पटवारी समेत सभी नेताओं को रोजगार देंगे, ढोल और बैंड बाजे बजवाएंगे। कमल पटेल ने यह माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान परेशान हैं। सरकार अब तक बीमे की राशि पहुंचा नहीं पाई है, जिसे जल्द ही दिलवाया जाएगा। पत्रकारों से भी बहुत वचन दिए थे। शिवराज सिंह चौहान ने 7.5-8 करोड़ जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, विकास किया है और इसलिए पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडले नेता है। कांग्रेसी बेरोजगार होंगे तो रोजगार भी एक ही आदमी देगा कांग्रेसियों को, वो है कमलनाथ। तो छिंदवाड़ा में सब इकट्ठे हो, जीतू पटवारी सहित सभी कांग्रेसी, और जाओ छिंदवाड़ा ढोल चराओ और बैंड बजाओ जिंदगी भर। उपचुनाव में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार टारगेट कर रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया कह रही है। सिंधिया परिवार के ट्रस्ट की जमीनों का दस्तावेजी खुलासा भी कर रहे। सिंधिया ने पहली बार इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस पर पलटवार किया। इसके बाद कांग्रेस ने फिर हमला बोला। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद बनी कांग्रेस की सरकार 15 महीने में गिर गई। कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानती है और इसलिए उपचुनाव में सिंधिया कांग्रेस के टारगेट पर हैं। कांग्रेस अब तक 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिंधिया पर सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस के इन आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपनी संपत्ति को 300 साल पुराना और पुश्तैनी बताया। उन्होंने कहा कि वो सवाल उन लोगों से पूछें जो नए नए महाराज बने। सिंधिया ने यह भी कहा कि वो एक परिवार विशेष में पैदा हुए हैं, तो क्या इसमें उनकी गलती है? आप और हम जानते हैं ये
जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस ने सिंधिया पर 4 बड़े आरोप लगाए। जयेंद्रगंज में माहौरकर के बाड़ा पर कब्जे का आरोप, इसके अधिकांश हिस्से को बेचा गया, जो हिस्सा बचा है उस पर अवैध निर्माण कर किराया वसूली का आरोप। इस संपत्ति की कीमत तकरीबन 360 करोड़ रुपए बताई जाती है। 22 सरकारी सर्वे की जमीनें जो 2018 तक सरकारी थी, उन्हें सिंधिया ने अपने ट्रस्ट के नाम करा लिया। कुत्ते की समाधि पर कब्जा और फिर जमीन को बेचने का आरोप। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को 146 एकड़ भूमि 99 साल के लिए 100 रुपए टोकन मनी पर लीज देने का आरोप। इन आरोपों के जरिए कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को चंबल के साथ साथ पूरे प्रदेश में घेरने में जुटी है। जमीन के संबंध में ये आरोप है कि वो जितनी जमीनें अपने नाम पर चढ़वा रहे हैं वो सब बगैर कानूनी तरीका अपनाए, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और केवल अपने प्रभाव में जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उनकी कोई जमीन नहीं है, अगर जमीन है तो घोषित करें बिना डरे। यदि 3 साल पुरानी वो उनकी ज़मीन थी, तो जब आज़ादी के बाद मध्य भारत और मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, उसके पूर्व राजघराने को जितनी संपत्तियां दी गई थी उसमें इन ज़मीनों का कहीं उल्लेख नहीं है, और इन ज़मीनों पर कब्जा तो 89 के बाद हुआ है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो इस चुनाव में सफल नहीं होगी। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचती रही है। बहरहाल उपचुनाव से पहले जमीनों के मामले में सिंधिया की घेराबंदी से कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही साफ करेंगे। फिलहाल इस पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच में बाबा के खिलाफ बाबा मैदान में उतर गए हैं। दरअसल छतरपुर जिले के बड़े मलेरा थाना क्षेत्र में राम जानकी बिहारी जू आश्रम के महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर आशुतोष का आरोप है कि अवैध उत्खनन रोकने पर कंप्यूटर बाबा ने उन पर फायरिंग कराई है। महंत आशुतोष का आरोप है क्षेत्र में PNC कंपनी अवैध उत्खनन कर रही है। जब इसका विरोध किया तो कंप्यूटर बाबा ने उन पर जानलेवा हमला करवा दिया। कंप्यूटर बाबा का दबाव इतना अधिक है कि उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही। पुलिस में सुनवाई नहीं होने पर शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय पहुंचे महंत ने बीजेपी पदाधिकारियों से न्याय मांगा। इस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंत्री सत्येंद्र भूषण सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर महंत की सुनवाई की अपील की। अवैध उत्खनन का कारोबार इनका चलता, मैंने हाथ डाल दिया इस कारोबार में, रोक लगा दी, किसानों की मैंने मदद की, बस यही मेरा दोष है। उसके एवज में ये लोग मेरे न रहे बांस न बजे बांसुरी, इस तरह का ये लोग कर रहे हैं और मेरी किसी भी समय हत्या हो सकती है। सारी जिम्मेदारी कंप्यूटर बाबा और PNC कंपनी के मैनेजर जैन जी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल कंप्यूटर बाबा और मौनी बाबा की शरणागत बैठ गई है। पूरी तरीके से जिस तरह से प्रथा चल रही है वसूली की, और कंप्यूटर बाबा ने लगातार सब जगह रोक रोक कर ट्रकों को जिस तरह से वसूली अभियान चालू किया था, हमारे कार्यालय मंत्री जी ने नरोत्तम मिश्रा जी को इस बाबत चिट्ठी लिखी और इस मामले में हम कार्यवाही करवाएंगे और कंप्यूटर बाबा का सच जनता के सामने लेकर आएंगे। तो चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप भी जमकर जारी हैं। एक दूसरे की गलतियों, खामियों, कमजोरियों पर राजनीतिक दल प्रहार करने में जरा देर नहीं करते और इसके लिए बाकायदा शार्प शूटर की तर्ज पर वीडियो शूटर तैनात हैं, जो रणनीति के हिसाब से प्रत्येक नेता के पीछे चलते हैं और गलतियों को, खामियों को उजागर करते हैं। तकनीक के इस दौर में सोशल मीडिया प्रचार प्रसार का सशक्त जरिया बना है। चुनावी मौसम में राजनीतिक दल इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से अपना प्रचार हो रहा है तो विरोधियों की खामी भी इसी माध्यम पर उजागर होती है। चुनावी प्रचार ज्यों-ज्यों तेज हो रहा है, वैसे वैसे नेता विवादों में भी फंस रहे हैं। हाल ही में मंत्री इमरती देवी, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, बिसाहू लाल सिंह और मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के वायरल वीडियो इसकी बानगी हैं। इससे पहले मंत्री गिरिराज दंडोतिया को काले झंडे दिखाने वाला वीडियो भी सामने आया था।
ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसे वीडियो शूटर्स की मदद से अंजाम दिया जाता है। जैसे कि जिस कैंडिडेट का हम लोग को काम मिलता है, सबसे पहले तो हम पूरी उस सीट के हिसाब से उस लीडर का हम पूरा एक एनालिसिस निकालते हैं कि उनकी छवि कैसी है, उनका टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर उस हिसाब से जो हमें वीकनेस दिखती है उनकी, उस वीकनेस पे हम काम करके इन सारी चीज़ों की हम पोस्टिंग फेसबुक और ट्विटर के माध्यम में करते हैं। वीडियो शूटर्स के मामले में कोई भी दल पीछे नहीं है। सियासी दलों ने इसके लिए आईटी और सोशल मीडिया पर एक फौज लगा रखी है। हर प्रत्याशी के पीछे वीडियो शूटर्स चल रहे हैं, जो इनके हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं और गलती दिखते ही उसे उजागर करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के पुराने कच्चे चिट्ठे भी खोले जा रहे हैं। डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट केवल कांग्रेस में है, और जिसकी दुकान और शोरूम दोनों बंद हो जाते हैं, वो इस तरह से कैंपेन स्ट्रेटेजी बनाता है जो कांग्रेस ने बनाई है। ये डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस के द्वारा पाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुकी है। अब कोई भारत तक सीमित नहीं है। ये ट्रंप भी जो है उनकी इस गंदगी की चर्चा करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये फेक न्यूज़ और इन सब में जो है इन्होंने बहुत 6 साल में बड़ी महारत हासिल कर ली है, इसके विशेषज्ञ हो गए ये। हमने देखा है कि मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई पैसे बांट रहा है तो कोई साड़ियां, लेकिन सोशल मीडिया की पहरेदारी से कोई बच नहीं पाया। इनके वीडियोस वायरल होने से ये नेता चुनाव आयोग के शिकंजे में आए। मंत्री बिसाहूलाल सिंह से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है, तो मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की भी शिकायत चुनाव आयोग में हो चुकी है। इस तरह वीडियो शूटर्स चुनाव में नेताओं के लिए शार्प शूटर साबित हो रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर पुलिस ने बूथ पर सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली। सांवेर क्षेत्र में सामान्य तौर पर 284 मतदान केंद्र होते हैं, लेकिन कोविड-19 को लेकर 96 अतिरिक्त केंद्र बने हैं। कुल 380 मतदान केंद्र अब इस तरह से बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर 4 वनरेबल एरियाज हैं, जिसमें 96 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, यानी संवेदनशील हैं। इन मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम होगा। उस इलाके में जिन लोगों के पास आर्म्स के लाइसेंस होंगे उनको जमा करने का आदेश है। 2595 हथियारों को जमा कराने का आदेश जारी हुआ है। हम जानते हैं कि आगामी 3 नवंबर को होने वाले चुनाव की आदर्श आचार संहिता परिवर्तनशील हो गई है, और उसके लिए हम लोगों ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक बार फिर से ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। हिंदू महासभा ने प्रशासन द्वारा 15 नवंबर 2017 को जब्त की गई गोडसे की प्रतिमा को वापस मांगा है। हिंदू महासभा 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे जिला प्रशासन के गोरखी कार्यालय में SDM को चेतावनी पत्र देकर प्रतिमा को वापस मांगेगी। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने जिला प्रशासन से गोडसे की प्रतिमा उन्हें वापस सौंपने की मांग की। महासभा ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं किया गया तो नाथूराम गोडसे के बलिदान दिवस पर 15 नवंबर को हिंदू महासभा भवन दौलतगंज में गोडसे की दूसरी प्रतिमा स्थापित करेंगे। हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी की 15 नवंबर को 2017 में जो मूर्ति लगाई गई थी उसे वापस दिया जाए, और यदि वापस नहीं दी गई तो 13 तारीख को हिंदू महासभा चेतावनी पत्र देने जा रही है, और 15 नवंबर को हिंदू महासभा अपने निजी भवन में नाथूराम गोडसे जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा स्थापित करेगी। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। नासिर, ये मुद्दा, ये मामला जब जब उठता है तब तब जो भी सत्ता में रहे उसको दिक्कत में डालता है। अब तो उपचुनाव का वक्त है, ये एक चेतावनी कई सारे सवाल और कई सारा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। देखिए पुनीत, अगर गौर करने वाली बात है कि जब बीजेपी की सरकार थी, यानी कि शिवराज सरकार थी, तब मूर्ति की गोडसे की मूर्ति की स्थापना की गई थी, यानी कि 15 नवंबर 2017 को स्थापना की गई थी। लेकिन उस पर जमकर हंगामा हुआ था, कांग्रेस ने खूब हंगामा किया, और उसके विरोध के बाद 5 दिन बाद मूर्ति को हटाया गया था। और जब से जिला प्रशासन ने उसको मूर्ति को अपने पास जब्त करके रखा है। हालांकि इसको लेकर मूर्ति वापस मांगने को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब हिंदू महासभा आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि 15 नवंबर की तारीख है वो नजदीक
आ गई है और ऐसे में उपचुनाव भी हैं। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रशासन को एक लहजा भरा जो चिट्ठी है वो लिखी है कि 13 अक्टूबर को वो गोरखी परिसर का घेराव करेंगे और उनसे उस मूर्ति को मांगने के लिए अपील करेंगे। अगर वो सही तरीके से मूर्ति को उनको वापस कर देते हैं, गोडसे की मूर्ति को, तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरी मूर्ति है वो बनवाएंगे और उसके बाद उसको जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो कार्यालय है दौलतगंज में उसको स्थापित कर देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव से पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ये मास्टर स्ट्रोक है। कहीं ना कहीं वो जो उपचुनाव का जो माहौल अभी तक शांत पड़ा था और उसमें जिस तरह की एक राजनीति है उसको एक जिंदा, मतलब गोडसे के नाम पर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो अब देखना होगा कि इस पर पॉलिटिकल पार्टियों का किस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पहले भी जब सरकार थी तब इस मूर्ति को स्थापित किया था। क्या अभी फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन मिला है दोनों तरफ में, कहीं भी, किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष से? देखिए, बीजेपी का साफ कहना है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, उसका कहना है वो कुछ भी करे, लेकिन वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस तरह की मूर्ति को स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि गोडसे यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं और अगर हत्यारे की अगर मूर्ति कहीं स्थापित होती है तो कहीं ना कहीं जो उसकी आइडियोलॉजी है उससे लोग प्रेरणा लेंगे। तो इसलिए वो उस मूर्ति को स्थापित नहीं होना चाहते, चाहे कुछ भी हो। अगर वो मूर्ति स्थापित करते हैं, चाहे वो पुरानी जो मूर्ति है उसको वापस लाके स्थापित करते हैं या नई मूर्ति स्थापित करते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करेगी, चाहे उसके लिए उसको सड़कों पर उतरना पड़े या फिर किसी अन्य तरह से घेराव करना पड़े या कोई भी अन्य विरोध का जो स्वरूप है वो उसको अख्तियार करना पड़े, वो उसका पुरजोर तरीके से गोडसे की मूर्ति को नहीं लगने देगी। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से महासभा की ये चेतावनी कि मूर्ति वापस करें वरना नहीं लगाएंगे। देखना होगा कि क्या और कितना बवाल खड़ा करती है। इधर इंदौर के थाना संयोगितागंज इलाके में बीडी चेंबर के पास फुटपाथ पर गहरी नींद में सोई महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस तलाश शुरू कर चुकी है। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसकी नज़र घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी पर नहीं जाती और फिर आरोपी महिला पर टूट पड़ता है। पहले महिला के बाल पकड़कर नीचे गिराता है और फिर रस्सी से उसका गला घोंटने लगता है। इस दौरान वो दूसरे हाथ से उसका मुंह भी दबाता है। इसके बाद भी जब उसका जी नहीं भरता तो पत्थर उसके ऊपर पटकता है। फिलहाल पुलिस को अहम जानकारी हाथ लग चुकी है, जिसके मुताबिक महिला का 3 दिन पहले विवाद हुआ था और यह आशंका है कि जघन्य हत्या में उसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब खासगी ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बढ़ती दिख भी रही हैं और खरगोन जिले के मंडलेश्वर एसडीएम संघमित्रा ने महेश्वर स्थित खासगी ट्रस्ट की 102 संपत्तियों पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कब्जा ले लिया है। एसडीएम ने सभी किराए के दस्तावेज समेत कुल संपत्तियों की जानकारी जुटाकर कलेक्टर को दस्तावेज सौंप दिए। संपत्तियों पर कब्जा करने के दूसरे दिन आज भौतिक सत्यापन शुरू किया गया। राजबाड़े में पहुंचे सारी संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल कोरोना की वजह से ट्रस्ट के अधीन संचालित हो रहे होटल की बुकिंग बंद है। कुल 102 संपत्तियों की देखभाल अब राज्य सरकार करेगी। बता दें आपको, आज़ादी के बाद तमाम रियासतों के विलय के बाद होलकर राजघराने की संपत्ति की देखभाल के लिए खासगी ट्रस्ट का गठन किया गया था। 1962 में इसका गठन किया गया था, लेकिन कई संपत्ति को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए औने पौने दाम पर बेचा था। 102 संपत्तियां हैं, 101 महेश्वर में और एक कसरावत में। इसकी पोजीशन एसडीएम ने लिया है। सारी विस्तृत जानकारी एसडीएम बना रहा है। कितना लीज आउट किए हैं, कहाँ कहाँ जो है दुकान है, कहाँ जमीन है, कहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन किए हैं, वो पूरा डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।